आज हम लोग रिवाइज करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8 क्लबिंग ऑफ इनकम। ये जो चैप्टर है आपका क्लबिंग ऑफ इनकम, ये बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है एंड आपके एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स का ये पूछा जाता है। सिर्फ 8 पेज का ये हमारा चैप्टर है एंड इसको आपने बड़ा ही अच्छे से करके जाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपका रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड बहुत अच्छा है। छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ 8 केसेस हमने पढ़ने, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म। एक ये वाला क्लबिंग वाला एंड इसका अगला सेट ऑफ, दोनों बड़े चैप्टर, दोनों छोटे से, दोनों ऑलमोस्ट हर बार पूछे जाते हैं। या तो सेट ऑफ का क्वेश्चन आएगा या फिर क्लबिंग का क्वेश्चन आएगा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका आएगा। लेट आज स्टार्ट करते हैं। सर आखिर ये क्लबिंग का मतलब क्या है, पहले ये बताओ। देखो, क्लबिंग का मतलब होता है कि जब एक पर्सन की इनकम किसी दूसरे पर्सन के हाथ में टैक्सेबल कर दी जाती है तो इसको बोला जाता है इनकम ऑफ वन पर्सन क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द अनदर पर्सन, उसको बोला जाता है क्लबिंग ऑफ इनकम। अब जरा समझो, क्लबिंग के अंदर आपके टोटल 8 केसेस ही हैं। इन 8 केसेस के अंदर ही हमने क्लबिंग करनी है, इसके अलावा और आपने कहीं क्लबिंग नहीं करनी। कभी कभी आपको लगेगा इनकम टैक्स भरते हुए कि नहीं यहां तो क्लबिंग होनी चाहिए, बट स्टिल आपने चेक करना है कि क्या वो इन 8 केसेस के अंदर आ रहा है। अगर आ रहा है तभी क्लबिंग करनी है, नहीं तो आपने क्लबिंग नहीं करनी। लेट स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। सबसे पहला जो हमारा केस बनता है दैट इज इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। माइनर कौन होता है? देखो, माइनर चाइल्ड मतलब होता है कोई ऐसा चाइल्ड जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है, उसको बोला जाता है माइनर चाइल्ड। तो अगर एक माइनर चाइल्ड को इनकम कमाता है तो वो खुद उसके ऊपर टैक्स नहीं भरता, उसके बजाय उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसके ऊपर टैक्स भरते हैं। तो माइनर के जो पेरेंट्स है, या तो मम्मी या फिर पापा, उन दोनों में से कोई एक माइनर की इनकम को अपने हाथ में टैक्सेबल करता है, उसको बोला जाता है क्लबिंग। तो सवाल आता है कि सर कौन से पेरेंट के हाथ में करे टैक्सेबल, मम्मी के हाथ में करे या पापा के हाथ में करे? उसके लिए आप एक काम करो, चेक करो कि किसकी टोटल इनकम, मम्मी की या पापा की, किसकी टोटल इनकम बिफोर इंक्लूडिंग माइनस इनकम ज्यादा है। अगर मम्मी की इनकम ज्यादा है तो मम्मी के हाथ में टैक्सेबल करो, पापा की ज्यादा है तो पापा के हाथ में टैक्सेबल करो। अच्छा, एक बारी एक पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल कर दिया आपने, तो आगे आने वाले हर साल में उसी पेरेंट के हाथ में आपने टैक्सेबल करना है। आपने हर साल उसको चेंज नहीं करना। अगर एक बारी फादर के हाथ में टैक्सेबल हो गया तो अगले साल भी, चाहे मदर की इनकम ज्यादा होगी, स्टिल अगले साल भी आपको फादर के हाथ में टैक्सेबल करना है, हर साल वही करना है। लेकिन ये जो हमारा असेसिंग ऑफिसर है वो बीच में टांग अड़ा सकता है एंड वो चाहे तो इसको चेंज करके मदर के हाथ में भी टैक्सेबल कर सकता है आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, राइट। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, अगर मान लो पेरेंट्स का मान लो डिवोर्स हो जाता है, मान लो मदर फादर का दोनों का डिवोर्स हो गया, दोनों अलग अलग रहते हैं, तो क्या करें? तो आपने चेक करना है कि जो माइनर है, माइनर को मेंटेन कौन करता है। अगर माइनर मम्मी के साथ रहता है, मान लो मदर के साथ रहता है, तो उसकी इनकम मदर के साथ क्लब करी जाएगी। अगर फादर मेंटेन करते हैं उसको तो फादर के हाथ में क्लब करी जाएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि जिस भी पेरेंट के हाथ में क्लब करी जा रही है उस पेरेंट को मैक्सिमम 1500 रुपीज पर एनम पर चाइल्ड, यहां पर कोई मैक्सिमम लिमिट और नंबर ऑफ चाइल्ड नहीं है, पर एनम पर चाइल्ड की उसको मिलेगी एग्जेम्पशन। लेकिन ध्यान रखना ये मैक्सिमम लिमिट है एंड ये सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्मल के अंदर मिलेगी, 115 बीएससी के अंदर आपको नहीं मिलेगी। एक चीज का और ध्यान रखना कि जो माइनर की इनकम होती है वो 3 केसेस में आपको क्लबिंग नहीं करनी, यानी कि 3 केसेस में माइनर के हाथ में ही टैक्सेबल करना है। पहला केस है आपका मैनुअल वर्क। अगर माइनर जो है वो मैनुअल वर्क करता है, मैनुअल वर्क मतलब वो मजदूरी करता है, मान लो चाइल्ड लेबर करता है, या मान लो कहीं शॉप में काम करता है, या फिर कुछ डोमेस्टिक सर्वेंट वाला काम करता है, ये सारे काम करता है, ये सारे काम उसकी मेहनत वाले काम है, तो मैनुअल वर्क से जो इनकम कमाएगा वो क्लब नहीं करनी, वो माइनर के हाथ में ही टैक्सेबल करनी है। दूसरी चीज, अगर मान लो उसको इनकम होती है फ्रॉम हिज स्किल या फिर टैलेंट या फिर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जैसे स्किल में मैंने एग्जांपल दिया था, मान लो वो चेस खेलता है, चेस खेलने से कुछ इनकम होती है, या मान लो टैलेंट, वो गाने गाते हैं, गाने गाने से कुछ इनकम होती है, या मान लो स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मान लो उसने व्हाइट हाइट जूनियर से कुछ कोडिंग वगैरह सीखी, कोडिंग वगैरह सीख के सॉफ्टवेयर बनाकर उसने सॉफ्टवेयर बेच दिया, तो दैट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज, उसकी वजह से इनकम हो रही है, दैट विल नॉट बी क्लब्ड। तीसरा केस होता है कि जो माइनर है वो डिसेबिलिटी से गुजर रहा है, अंडर सेक्शन 80U वाली डिसेबिलिटी। अगर ये 3 केस है तो इनकम आपने क्लब नहीं करनी, उसके अलावा जितनी इनकम है वो क्लब करनी है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर माइनर ने अपनी जो फर्स्ट टाइम इनकम कमाई वो इसने इन 3 केस में कमाई, मान लो मैनुअल वर्क से या फिर स्किल टैलेंट स्पेशलाइज्ड नॉलेज से उसने इनकम कमाई, तो वो जो इनकम कमाई वो तो माइनर के हाथ में ही टैक्सेबल करेंगे, वहां पर क्लबिंग नहीं होगी। लेकिन मान लो कि ये जो इनकम उसने कमाई थी वो उसने आगे फर्दर कहीं और आगे चलकर उसकी एफडी करवा दी, फिर वो और एफडी पर इंटरेस्ट आने लग गया, तो वो जो सेकेंडरी इनकम आ रही है वो सेकेंडरी इनकम पेरेंट के हाथ में क्लब करी जाएगी। तो जरा समझो मेरे साथ, प्राइमरी इनकम अगर आपकी उन 3 एक्सेप्शन से है तो आपको क्लबिंग नहीं करनी, माइनर के हाथ में टैक्सेबल करना है, ठीक है जी। लेकिन प्राइमरी इनकम आपकी उन 3 एक्सेप्शन से नहीं है, 3 एक्सेप्शन से नहीं है तो एक काम करो ना, पेरेंट के हाथ में क्लब कर दो। लेकिन जो सेकेंडरी इनकम होती है माइनर की, दैट इज ऑलवेज 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 टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट। अच्छा, ध्यान रखना माइनर की डेफिनेशन में यहां पर माइनर मैरिड डॉटर भी आ जाती है, तो क्लबिंग के प्रोविजन यहां पर भी लग जाएंगे।
याद करो जब हमने हाउस प्रॉपर्टी के अंदर डीम्ड ओनर पढ़ा था सेक्शन 27, वहां पर हमने देखा था कि माइनर मैरिड डॉटर को वहां पर हटा दिया था, लेकिन यहां पर माइनर मैरिड डॉटर है, राइट। और चाइल्ड के अंदर आपका अपना चाइल्ड भी आ जाता है, अडॉप्टेड चाइल्ड भी आ जाता है, एज वेल आपका स्टेप चाइल्ड है वो भी यहां पर आ जाता है। उसके बाद देखो यहां पर सेकंड केस जो हमारा बनता है क्लबिंग का, दैट इज एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस। अगर आपने अपने ही स्पाउस को, जैसे देखो एक इंडिविजुअल ने अपने ही स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफर कर दिया विदाउट कंसिडरेशन या फिर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो आगे चलकर उस एसेट पर जो भी इनकम होगी दैट विल बी रिसीव्ड बाय द स्पाउस, लेकिन टैक्सेबल हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल। ध्यान रखना ये जो आप ट्रांसफर कर रहे हो वो आपको करना है विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। एडिक्वेट कंसिडरेशन होगी ना, वहां पर नहीं करना, वहां पर क्लबिंग नहीं करनी, क्योंकि वहां पर तो हमारी गवर्नमेंट को कैपिटल गेन पे टैक्स मिल जाएगा, वहां पर गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये करते हो विदाउट या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन तो ही क्लबिंग के प्रोविजन लगाने हैं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना कि जब इंडिविजुअल एसेट को ट्रांसफर कर रहा है उस टाइम पर, एज वेल एज जब इनकम जनरेट हो रही है उस टाइम पर, दोनों टाइम पर दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर मान लो कि जब ट्रांसफर किया था, ट्रांसफर के टाइम पर हस्बैंड वाइफ नहीं थे, जनरेशन के टाइम पर हस्बैंड वाइफ हो गए, तो क्या क्लबिंग करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा, ट्रांसफर के टाइम पर हस्बैंड वाइफ थे, बाद में जाकर डिवोर्स हो गया, डिवोर्स हो गया तो क्या जनरेशन ऑफ इनकम के टाइम पर तो हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो क्या क्लब करेंगे? द आंसर इज नो, नहीं करेंगे। राइट, दोनों टाइम पर होने चाहिए ट्रांसफर एज वेल एज जनरेशन ऑफ इनकम। और एक चीज और ध्यान रखना कि अगर मान लो हस्बैंड एंड वाइफ, मान लो इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, अभी डिवोर्स नहीं हुआ लेकिन दोनों के बीच में अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट हो गया, दोनों अलग अलग रहते हैं, तो क्या हमने क्लबिंग करनी है? द आंसर इज नो, नहीं करनी। नहीं करने तो कोई क्लबिंग नहीं करनी। नॉट एप्लीकेबल इन केस एसेट इज ट्रांसफर्ड इन कनेक्शन टू अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर जो हम बात कर रहे हैं एसेट ट्रांसफर करने की, यहां पर हम हर तरह के एसेट की बात कर रहे हैं एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी। तो शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, लैंड हो गया, गोल्ड वगैरह हो गया, ज्वेलरी हो गई, एफडी हो गई, कोई सा भी एसेट आपने ट्रांसफर किया यहां पर क्लबिंग का प्रोविजन लगेगा, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमारा डीम्ड ओनर के कंसेप्ट के अंदर कवर हो चुका है। याद करो हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 27 पढ़ा था हमने, डीम्ड ओनर वाला। वहां पर हमने देखा था कि एक इंडिविजुअल अपने स्पाउस को विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, अदरवाइज देन इन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। तो वो जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका डीम्ड ओनर वही पर्सन माना जाता है जो ट्रांसफर करता है। तो इंडिविजुअल को ऑलरेडी जब वो डीम्ड ओनर माना जा रहा है तो रेंटल इनकम ऑलरेडी उसके हाथ में जा रही है, तो यहां पर सेक्शन 64 क्लबिंग का नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी सेक्शन 27 लग रहा है, ऑलरेडी हम उसके डीम्ड ओनर बन चुके हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर एग्जांपल देखो मेरे साथ। देखो ये इंडिविजुअल अगर मान लो अपने स्पाउस को मनी दे देता है, मनी भी तो एसेट है, मनी दे देता है एंड आगे चलकर स्पाउस ने उस मनी को अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, फिर बिजनेस से कुछ उसको प्रॉफिट हुआ, तो वो जो प्रॉफिट है वो भी तो हमारे हाथ में ही क्लब होना चाहिए, वो प्रॉफिट भी हमारे हाथ में क्लब कर दिया जाएगा। लेकिन कैसे करेंगे, कितना करेंगे, उसके लिए आपको चेक करना है कैपिटल, कि कितना कैपिटल है, कैपिटल के अंदर आपका गिफ्टेड अमाउंट कितना है। जैसे मान लो एक एसएससी है, उसने 4 लाख का कैपिटल था उसका साल के बिगिनिंग में, उसके बाद उसने 2 लाख रुपए का गिफ्ट लिया अपनी वाइफ से, एंड उसी दिन साल के पहले दिन ही उसने 2 लाख का गिफ्ट अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। तो जितना भी उसने प्रॉफिट कमाया है 90,000 का, आपको प्रोपोर्शनेट बेस पर डिवाइड करना है, एंड प्रोपोर्शनेटली जितना उसके अपने कैपिटल पे था वो क्लब नहीं करेंगे, लेकिन जितना उसकी वाइफ का था, वाइफ के दिए हुए गिफ्ट का था, वो गिफ्ट वाला अमाउंट यहां पर वाइफ के हाथ में क्लब कर दिया जाएगा, उसके हाथ में हमने टैक्सेबल करना है। राइट, आई होप क्लियर है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो गिफ्टेड अमाउंट है 2 लाख का, यह आपका फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। अगर मान लो यहां पर 2 अप्रैल लिखा होता या फिर मान लो 10 अप्रैल लिखा होता तो आपको यहां पर क्लब नहीं करना, फिर अगले साल से क्लबिंग होती, इस साल से क्लब नहीं होनी। ओपनिंग कैपिटल के अंदर आपका गिफ्टेड अमाउंट इंक्लूडेड होना चाहिए। इसके बाद देखो केस नंबर 3। केस नंबर 3 सिमिलर है, जैसे हमने अभी स्पाउस को ट्रांसफर किया था वैसे कभी कभी हम अपने ही सन्स वाइफ को ट्रांसफर कर देते हैं। तो जरा समझो, जैसे मान लो ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये उनका सन है एंड ये हमारी सन्स वाइफ है। तो यहां पर जो केस की हम बात कर रहे हैं, या तो एक हस्बैंड, ये फादर इन लॉ है हमारा, एंड ये हमारी मदर इन लॉ है, ठीक है जी। अगर फादर इन लॉ सन्स वाइफ को ऐसे ट्रांसफर करता है या फिर मदर इन लॉ सन्स वाइफ को ऐसे ट्रांसफर करती है, तो हमारे यहां पर क्लबिंग के प्रोविजन लगेंगे। लेकिन ध्यान रखना, सन के लिए कुछ नहीं है, सन को ट्रांसफर करते हो वहां पर कोई क्लबिंग का प्रोविजन नहीं है। राइट, देखते क्या लिखा है, एक इंडिविजुअल दैट इज अ फादर इन लॉ और अ मदर इन लॉ, वो कोई एसेट दे देती है सन्स वाइफ को विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो जो भी इनकम होगी रिसीव तो करेगी सन्स वाइफ, बट इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ दैट इंडिविजुअल ओनली। और यहां पर भी ध्यान रखना, वो जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट करना चाहिए बोथ एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एज वेल एज एट द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। तो जो सन है, सन एंड सन्स वाइफ, इन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए दोनों टाइम पर, ट्रांसफर एज वेल जनरेशन दोनों टाइम पर होना चाहिए। अब आओ देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 इंटरेस्टिंग है आपका, ये वाला बढ़िया केस है।
यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस बारी हम एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं किसी एनी अदर पर्सन को, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस या फिर सन्स वाइफ। देखो स्पाउस को करा तो पहले पकड़े गए वहां पर हम, सन्स वाइफ को किया तो यहां पर पकड़े गए हम लोग। अब तीसरा ऑल्टरनेटिव हमने ढूंढा कि चलो किसी थर्ड पर्सन को कर देते ट्रांसफर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक ट्रस्ट बना दिया, इन ट्रस्ट के अंदर मैंने एसेट ट्रांसफर कर दिया, मान लो कुछ मैंने एफडी ट्रांसफर कर दी, मान लो एफडी मैंने इसके अंदर ट्रांसफर कर दी। अब एफडी पे जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो ट्रस्ट को मिलेगा। मैंने ट्रस्ट को बोला कि आप एक फंड बना दो, एंड फंड का जो बेनिफिशियरी है, फंड के बेनिफिशियरी में मेरे स्पाउस का या सन्स वाइफ का नाम लिख दो। तो क्या ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर नहीं है? दिस इज इनडायरेक्ट ट्रांसफर। यहां पर भी हमारी गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर किया एसेट विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, जहां पर अल्टीमेट बेनिफिट आपके स्पाउस को मिल रहा है या फिर सन्स वाइफ को मिल रहा है, तो वो वाली जो इनकम है वो भी आपके हाथ में ही क्लब कर दी जाएगी। राइट, अब जरा समझो ये जो एनी अदर पर्सन वाला केस है, इसके अंदर एक और हमारा केस आता है जिसको बोला जाता है क्रॉस ट्रांसफर। ये क्या होता है क्रॉस ट्रांसफर? उसको एक काम करते हैं, इस एग्जांपल से समझो मेरे साथ। जैसे मान लो दो भाई हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए एंड बी ये दोनों भाई हैं, ठीक है जी। अब दोनों अगर अपनी अपनी वाइफ को कोई एसेट ट्रांसफर करते हैं, मान लो ये इसकी वाइफ है मिसेस ए, इसकी वाइफ है, एंड मिसेस बी जो है ये मिस्टर बी की वाइफ है। अब ये दोनों अगर अपनी अपनी वाइफ को एसेट ट्रांसफर करते हैं तो फिर तो क्लबिंग का प्रोविजन लग जाएगा। वैसे अगर देखो मिस्टर बी अपनी वाइफ को एसेट ट्रांसफर करता है तो यहां पर क्लबिंग का प्रोविजन लग जाएगा। लेकिन दोनों ने दिमाग लगाया, दोनों ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, अपनी अपनी वाइफ को नहीं, हम अपनी अपनी भाभी को दे देते गिफ्ट। अपनी अपनी भाभी को दे दिया, यानी कि इसने मिस्टर बी की वाइफ मिसेस बी को दे दिया गिफ्ट, एंड मिस्टर बी ने मिस्टर ए की वाइफ मिसेस ए को यहां पर उसने गिफ्ट दे दिया। तो जैसे मान लो मिस्टर ए ने 6 लाख रुपए यहां पर दिए, मिस्टर बी ने 5 लाख रुपए यहां पर दिए, एंड आगे चलकर मान लो दोनों की वाइफ ने आगे चलकर इसकी एफडी करवा दी एंड इसके ऊपर कुछ इनकम कमाई। तो यहां पर जब इसने 5 लाख दिए थे तो 5 लाख पर 6% के रेट से मान लो इसने 20,000 रुपीज की इसने इंटरेस्ट कमाया, एंड वैसे ही 6 लाख पर मिसेस बी ने 24,000 रुपीज का इंटरेस्ट कमाया। तो यहां पर हमारे इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि ये जो आपने ट्रांजैक्शन करी है ना, ये ट्रांजैक्शन आपने करी है इनडायरेक्टली, आपने किसी एनी अदर पर्सन को ट्रांसफर किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस। यहां पर बोल रहे हैं कि ये जो आपने ट्रांजैक्शन करी है, दीज टू ट्रांजैक्शंस आर इंटरकनेक्टेड एंड पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, एंड ये जो ट्रांजैक्शन है इसको माना जाएगा एज अ डिवाइस फॉर टैक्स इवेजन, ऐसा हमारे इनकम टैक्स वाले कहते हैं। एंड अगर ऐसा मान लिया इन्होंने तो ये जो भी इनकम हो रही है, ये जो भी इनकम है, ये आपके हाथ में नहीं, आपके अपने अपने हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये जो 20,000 मैंने कमाया है, 20,000 मिसेस ए ने कमाया है, ये 20,000 इसके हाथ में नहीं, मिस्टर ए के हाथ में क्लब कर दो। एंड वैसे ही यहां पर देखो, यहां पर इसने मिसेस बी ने जो अमाउंट कमाया है 24,000, ये भी हम क्लब कर देंगे। लेकिन रुक जाओ, ये आपको क्लब करना है टू द एक्सटेंट ऑफ द क्रॉस ट्रांसफर। आप देखो कि दोनों में क्रॉस ट्रांसफर कितना है। इसने अगर 5 लाख दिए, इसने 6 लाख दिए, तो भाई 6 लाख इसने ज्यादा दिए, लेकिन कॉमन अमाउंट तो 5 लाख है। इसने 5 लाख दिए, इसने भी 5 लाख दिए, तो क्रॉस ट्रांसफर आपका होगा 5 लाख का। तो 5 लाख पर जितना आपका इंटरेस्ट बनता है वो आपका बनेगा 20,000। तो इस 24,000 में से 20,000, ये जो 20,000 है, सिर्फ इतना वाला अमाउंट ही आपने क्लब करना है अपने हस्बैंड के हाथ में, अपने स्पाउस के हाथ में। सिर्फ इतना अमाउंट आपको क्लब करना है। तो 20,000 तो हम कर देंगे क्लब, बाकी बचा जो 4,000 है वो मिसेस बी के हाथ में ही टैक्सेबल आपने करना है। राइट, वो क्लब नहीं होगा, वो उसके हाथ में ही टैक्सेबल किया जाएगा। राइट, आई होप ये सारा क्लियर हो रहा है अभी तक। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, मैंने यहां पर जो आपको एग्जांपल दिया है, मैंने एग्जांपल में दिया है मनी गिफ्ट करा है हमने यहां पर, लेकिन कुछ और चीजें भी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसने यहां पर मनी दे दिया, एंड मिस्टर बी ने यहां पर मान लो शेयर्स दे दिए, या सिक्योरिटीज दे दिया, डिबेंचर्स दे दिए, या मान लो इसने पैसा दे दिया, इसने कुछ और दे दिया, मान लो मनी दे दिया, फिर एफडी ट्रांसफर कर दी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कोई भी यहां पर ट्रांजैक्शन हो सकती है, दैट इज अ क्रॉस ट्रांसफर। ठीक है जी, ये जो केस है ये भी हमारा इसी वाले केस के अंदर फॉलो करता है, एसेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस या फिर सन्स वाइफ। राइट, आई होप ये सारा क्लियर है। इसके आगे देखो जरा मेरे साथ। हाँ, नेक्स्ट जो हमारा केस बनता है, ये भी बढ़िया केस है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड ये केस क्या बात करता है, सुनो, ये केस बात करता है कि अगर कोई ऐसी कंसर्न है, जरा सुनो ध्यान से, कोई ऐसी कंसर्न है, कंसर्न मतलब कोई कंपनी हो सकती है, फर्म, सॉरी कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, व्हाटएवर, कोई सी भी कंसर्न है जिसके अंदर इस असेसी का अलोंग विद द रिलेटिव्स इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब होता है 20% और मोर, और उस कंसर्न से हमारे स्पाउस को कुछ रेम्यूनरेशन आती है। तो वो जो रेम्यूनरेशन है मिलेगी तो स्पाउस को, उसके अकाउंट में क्रेडिट होगी, बट स्टिल दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द असेसी ओनली, हमारे हाथ में क्लब कर दी जाएगी। अब इसका मतलब क्या, सुनो जरा ध्यान से। जैसे मान लो कि ये जो असेसी है,
एसएससी के पास मान लो फॉर एग्जांपल 10% होल्डिंग है इस वाली कंसर्न के अंदर, तो क्या ये सब्सटेंशियल है? नहीं है ना सब्सटेंशियल। तो आप एक काम करो, क्या एसएससी का अलॉन्ग विद रिलेटिव्स का मिलाकर क्या 10% 20% से ज्यादा है क्या? अगर 20% और मोर है तो फिर सब्सटेंशियल बन जाएगा। तो मान लो फादर के पास भी और 5% है, एंड मान लो ब्रदर के पास भी और 6% है। तो इन सबका अलग अलग से अगर मैं देखूं तो अलग अलग इनके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सबका मिलाकर देखूं तो 20% हो जाएगा, 21% हो जाएगा। तो 21 इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब हमारे यहां पर क्लबिंग लग जाएगी, जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगी वो हमारे हाथ में क्लब हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि यहां पर हम क्लब कब करेंगे? हम यहां पर क्लबिंग का प्रोविजन तभी लगाएंगे, जस्ट अ सेकंड, हाँ, क्लबिंग का प्रोविजन तभी लगाएंगे जब इस स्पाउस के पास कोई प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं होगी। अगर मान लो स्पाउस के पास कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है और ये जो रेम्यूनरेशन दी जा रही है ये भी उसके प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही दी जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये जो स्पाउस है, मान लो ये डॉक्टर है, ठीक है जी, एंड डॉक्टर है एंड ये कंसर्न एक हॉस्पिटल है, एंड हॉस्पिटल से डॉक्टर को सैलरी मिल रही है, तो ठीक है ना, उसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी है एंड हॉस्पिटल से इसको जो सैलरी मिल रही है इसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्लबिंग यहां पर नहीं करनी। ऐसे अगर प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन है एंड रेम्यूनरेशन उसी के लिए मिल रही है तो फिर कोई क्लबिंग आपने नहीं करनी। लेकिन मान लो कि ये डॉक्टर है, ठीक है जी, एंड यहां पर ये जो कंसर्न है, मान लो कि ये एक होटल है, ठीक है जी, होटल के अंदर ये मान लो मैनेजर बनी हुई है। मुझे एक बात बताओ, एक डॉक्टर होटल का मैनेजर बन सकता है क्या? उसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो है, सब कुछ है उसके पास, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, लेकिन उसको जो रेम्यूनरेशन दी जा रही है वो उस क्वालिफिकेशन की वजह से नहीं दी जा रही, किसी अदर रीजन से दी जा रही है। तो उस केस में ये वाली जो अमाउंट है रेम्यूनरेशन की, दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एसएससी। लेट अब यहां पर जरा समझो, इस वाले केस के अंदर, सॉरी, इस वाले केस के अंदर एक हमारा स्पेशल केस भी आता है। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस है कि अगर मान लो कि इस कंसर्न के अंदर एसएससी का एंड एसएससी के स्पाउस दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एंड दोनों को ही रेम्यूनरेशन आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एसएससी जो है इसके पास इस कंसर्न के अंदर मान लो 11% होल्डिंग है एंड स्पाउस जो है, स्पाउस के पास भी मान लो 12% होल्डिंग है, तो दोनों के मैं मिलाकर देखूं तो 23% हो गया ना। एंड जरा देखो ध्यान से, यहां पर रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आ रहा है? रिलेटिव की डेफिनेशन में आ रहे हैं सारे आपके क्लोज रिलेटिव, यानी कि आपके स्पाउस भी आ जाएगा, यहां पर देखो स्पाउस भी आ गया, आपके मदर फादर आ गए, ब्रदर सिस्टर आ गए, आपके लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट सब आ गए। तो यहां पर जो सारे क्लोज वाले लोग हैं वही आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं। स्पाउस भी आ जाता है। तो अगर मान लो स्पाउस जो है, स्पाउस के पास 12% है, आपके पास 11% है, एंड यहां पर टोटल मिलाकर 23% हो गया, तो ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया। अब आपको भी रेम्यूनरेशन मिल रही है, इसको भी रेम्यूनरेशन मिल रही है। तो सवाल आता है कि सर अगर किसी एक को रेम्यूनरेशन मिलती, मान लो सिर्फ इसको मिलती, तो वो जो इनकम है वो तो हमारे हाथ में क्लब हो जाती, लेकिन मुझे भी रेम्यूनरेशन मिल रही है, मेरे स्पाउस को भी रेम्यूनरेशन मिल रही है, तो किसके हाथ में टैक्सेबल करें? इसके हाथ में करें या इसके हाथ में करें? किसके हाथ में टैक्सेबल करें? तो यहां पर इनकम टैक्स वाले कहते हैं, सुनो, इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि आप एक काम करो, चेक करो कि किसकी टोटल इनकम बिफोर इंक्लूडिंग रेम्यूनरेशन ज्यादा है। अगर एसएससी की इनकम बिफोर इंक्लूडिंग दोनों के रेम्यूनरेशन हटा दो, दोनों की रेम्यूनरेशन हटाने से पहले दोनों की इनकम किसकी ज्यादा है? अगर मान लो इसकी इनकम ज्यादा है तो एक काम करो, इसकी इनकम भी इधर टैक्सेबल कर दो एंड इसकी अपनी वाली तो उसके इधर टैक्सेबल होनी है। एंड अगर मान लो इसकी इनकम ज्यादा बन जाती है बिफोर इंक्लूडिंग रेम्यूनरेशन, तो यहां वाली इनकम, एसएससी की इनकम, इसके हाथ में क्लब कर दो। ठीक है जी, आई होप ये सारा का सारा क्लियर है। लेकिन हाँ, अगेन वही चीज आ जाती है यहां पर कि एक बारी एक स्पाउस के हाथ में इनकम क्लब हो गई तो आगे आने वाले हर साल में उसके हाथ में ही क्लब करनी है। हमारा असेसिंग ऑफिसर चाहे तो उसको चेंज कर सकता है आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये था हमारा बढ़िया केस। इसके बाद देखो एक और केस मेरे साथ, केस नंबर 6 है आई थिंक हमारा, हाँ, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। ये क्या है? देखो कभी कभी क्या होता है कि आप अपना एसेट ट्रांसफर नहीं करते, लेकिन एसेट से होने वाली इनकम ट्रांसफर कर देते हो। आपने पहले सोचा कि चलो मैं अपने स्पाउस को एसेट ट्रांसफर करता हूं, तो आप पीछे वाले सेक्शन के अंदर पकड़े गए। ये देखो, आप इस वाले सेक्शन के अंदर पकड़े गए जब आपने सोचा कि मैं स्पाउस को ट्रांसफर करता हूं। फिर आपने सोचा चलो कोई बात नहीं, सन्स वाइफ को करते हैं, तो यहां पर पकड़े गए आप। फिर आपने सोचा चलो एनी अदर पर्सन को करते हैं, तो एनी अदर पर्सन के लिए आप यहां पर पकड़े गए। अब आपने और दिमाग लगाया, अब आपने सोचा कि मैं कैसे अपनी इनकम को क्लब ना करवाऊं। मैं एक काम करता हूं, मैं एसेट ट्रांसफर ही नहीं करता, मैं एसेट से होने वाली इनकम सिर्फ ट्रांसफर करता हूं। एक एग्जांपल लो, जैसे मान लो कि हमारे पास ये हमारा एसएससी है, जस्ट अ सेकंड, ये हमारा एसएससी है, ये उसकी वाइफ है मान लो। अब मान लो इसके पास 1 करोड़ की, इसके पास एफडी है और इस 1 करोड़ पर पूरे साल का 7 लाख का इंटरेस्ट आता है। तो इसने सोचा कि मैं ये 7 लाख का जो इंटरेस्ट है, सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट ये ट्रांसफर कर देता हूं। तो यहां पर भी हमारी गवर्नमेंट कहती है कि नहीं,
आप ट्रांसफर कर दो, आपकी मर्जी करो, जो भी इनकम है वो यहां पर नहीं, आपके हाथ में ही उसको हम क्लब कर देंगे। राइट? तो एक इंडिविजुअल अगर सिर्फ अपनी इनकम ट्रांसफर करता है विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, तो उसको भी यहां पर ट्रांसफरर के हाथ में ही टैक्सेबल करना है। जो पर्सन ट्रांसफर करता है उसके हाथ में ही क्लब कर दिया जाएगा। एक और एग्जांपल यहां पर है, इसको भी रीड करो एक बारी मेरे साथ। जैसे मिस्टर ए नाम का एक बंदा है, इसके पास पूरे साल की 2 लाख रुपए की इनकम कमाता है। अब मान लो इसको 50,000 रुपए पर मंथ का रेंट आना शुरू हो गया। तो इसने सोचा कि मेरी 2 लाख रुपए पर एनम की मेरी इनकम है पूरे साल की, तो मेरे ऊपर अभी तो टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर मैंने 50,000 रुपए पर मंथ और कमाया तो मल्टीप्लाई बाय 12 करके 6 लाख की मेरी पूरे साल की इनकम हो जाएगी। 6 लाख की इनकम हो जाएगी। तो इसने सोचा कि मैं एक काम करता हूं, मैं ये 50,000 रुपए की जो मेरी रेंट की इनकम आने वाली है, मैं एक काम करता हूं, मैं टेनेंट को बोल देता हूं कि ये मेरे अकाउंट में मत डालो, मेरी वाइफ के बैंक अकाउंट में डाल दो। तो इसको बोला जाएगा ट्रांसफर ऑफ जस्ट द इनकम। हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी इसने, सिर्फ जो इनकम हो रही थी सिर्फ उसको उसने ट्रांसफर किया। तो यहां पर भी क्लबिंग लग जाएगी एंड ये इनकम आपके हाथ में ही टैक्सेबल करी जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद देखो सेकंड लास्ट हमारा केस नंबर 7, दैट इज रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। ये क्या होता है? देखो, रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है एंड ये एक दूसरा पर्सन है। ये जो है ये है ट्रांसफरर, सॉरी फॉर माय बैड हैंडराइटिंग, एंड ये है ट्रांसफरी। अब जरा समझो, ट्रांसफरर ने मान लो कोई एसेट इसको दिया एंड देते हुए एक कंडीशन लगा दी कि ये जो हम एसेट तुम्हें दे रहे हैं, दिस इज अ रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल ट्रांसफर मतलब कि आगे चलकर हमारी मर्जी होगी तो हम ये एसेट तुमसे कभी भी वापस मंगा सकते हैं। इसको बोला जाता है रिवोकेबल ट्रांसफर। ये जो ट्रांसफर है, मुझे बताओ लोग क्यों करते होंगे? लोग इसलिए करते होंगे क्योंकि इसको लगा कि मेरे पास एक एसेट है, मुझे इसमें इनकम होने वाली है, मैं एक काम करता हूं, इस एसेट को कुछ टाइम के लिए इसके नाम पर ट्रांसफर कर देता हूं, रिवोकेबल ट्रांसफर करता हूं एंड बदले में वापस ले लूंगा एसेट जब मेरी मर्जी होगी। तो मान लो इसके पास किसी कंपनी के शेयर्स पड़े थे एंड इसको पता चला कि इस कंपनी के शेयर्स पे तो डिविडेंड आने वाला है, तो इसने इन कंपनी के शेयर्स को आगे ट्रांसफर कर दिया एज अ रिवोकेबल ट्रांसफर। एंड जब ट्रांसफर किया तो डिविडेंड की इनकम इसको मिल गई। तो ये जो डिविडेंड की इनकम है मिलेगी तो इसको रिसीव करेगा, बट स्टिल इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। इसको ऐसा इसलिए बनाया जाता है रूल क्योंकि ये जो आपने ट्रांसफर किया है रिवोकेबल ट्रांसफर, अभी भी आपके पास पूरा कंट्रोल है। आप चाहो तो कभी भी उस एसेट को वापस मंगा सकते हो, कभी भी मंगा सकते हो, तो आप ही का कंट्रोल है। तो दिस इज जस्ट अ फेक ट्रांसफर। इसको आप छलावा ट्रांसफर बोलोगे। छलावा मतलब होता है फेक। तो फेक ट्रांसफर है। फेक ट्रांसफर के केस में हम आपके हाथ में ही इनकम को टैक्स करेंगे, ऐसा हमारी गवर्नमेंट कहती है। तो जरा समझो, अगर ट्रांसफर आपने रिवोकेबल किया है तो जो इनकम होगी मिलेगी तो इसको, बट स्टिल टैक्सेबल हो जाएगी आपके हाथ में। लेकिन अगर मान लो ये इररेवोकेबल ट्रांसफर होता, तो इररेवोकेबल होता तो फिर ऐसे केस में हमारे पास कोई राइट नहीं है। अब जो भी डिविडेंड की इनकम इसको मिलेगी वो इसके हाथ में ही टैक्सेबल करी जाएगी। राइट? लेकिन इस वाले रूल की हमारी एक एक्सेप्शन भी होती है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर मैंने कंडीशन इस तरह से रखी कि दिस ट्रांसफर इज रिवोकेबल आफ्टर द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी और द बेनिफिशियरी। ये जो हमारा पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लो एक बार अच्छे से। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे मान लो कि एक पर्सन है मिस्टर राजेश नाम से एंड इसका एक भाई है मिस्टर रमेश नाम से। एंड ये जो मिस्टर रमेश नाम का भाई है ये डिसेबल्ड पर्सन है, मान लो डिसेबल्ड। अब मान लो मिस्टर राजेश ने अपने भाई रमेश के लिए मान लो इसने एक ट्रस्ट बनाया एंड ट्रस्ट के नाम पर इसने एक हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी एंड आगे चलकर ट्रस्ट को कुछ रेंटल इनकम आने लग गई। तो मुझे एक बात बताओ, ये रेंटल इनकम जो है ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? देखो, ये जो हमने ट्रांसफर किया है, हमने ट्रांसफर के अंदर एक बात लिखी कि ये जो ट्रांसफर है दैट इज रेवोकेबल बट आफ्टर द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी। जरा समझो क्या ये रेवोकेबल आफ्टर द डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी, यानी कि ये जो बेनिफिशियरी यहां पर मिस्टर रमेश जो कि डिसेबल्ड है, जब तक ये जिंदा है तब तक हमारा ये जो ट्रांसफर है दैट इज इररेवोकेबल। उसके मरने के बाद रेवोकेबल आफ्टर द डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी, मरने के बाद वो रेवोकेबल हो जाएगा। तो यहां पर इनकम टैक्स वाले कहते हैं अगर आपने कोई ऐसा ट्रांसफर किया है दैट इज रिवोकेबल बट आफ्टर द डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी, तो एक काम करो ना, जब तक वो जिंदा है, टिल ही इज अलाइव, जब तक बेनिफिशियरी जिंदा है उस टाइम तक आप इसको इररेवोकेबल की तरह ट्रांसफर वो करो, इररेवोकेबल की तरह आप इसको ट्रीट करो। तो यहां पर आपको कोई भी क्लबिंग वगैरह करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस वाले सेक्शन के अंदर। लेकिन अगर मान लो वो मर जाता है तो आफ्टर द डेथ
हमने क्या लिखा था सर? हमने लिखा था दैट द ट्रांसफर इज रेवोकेबल आफ्टर द डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी। जब मर गया तो रेवोकेबल हो गया, तो मरने के बाद जब वो रेवोकेबल हो गया है तो रेवोकेबल होने के बाद से फिर क्लबिंग लगाना स्टार्ट कर दो। राइट? जब रेवोकेबल हो जाएगा तो जो इनकम होगी मिलेगी तो ट्रस्ट को, बट आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी उसके मरने के बाद। ये हमारे इंस्टीट्यूट का एग्जांपल है, तो काफी अच्छा एग्जांपल है, एक बार इसको पॉज करके एक बार रीड करना। अब देखो लास्ट केस जो है इसके अंदर भी हमारा एक स्पेशल पॉइंट आता है, एंड ये स्पेशल पॉइंट क्या है हम समझेंगे अच्छे से। देखो हुआ क्या, लास्ट केस जो है ये बात करता है एसेट ट्रांसफर टू एचयूएफ। अगर आपने कोई एचयूएफ बनाया एंड एचयूएफ के अंदर आपने कोई एसेट ट्रांसफर कर दिया फ्री में, विदाउट कंसिडरेशन आपने किया या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए किया, तो जो आपने एसेट ट्रांसफर किया उस पर इनकम मिलेगी तो एचयूएफ को, बट टैक्सेबल हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ दैट इंडिविजुअल ओनली। आई होप क्लियर है। ये लोग क्यों करते होंगे? सोचो, लोग इसलिए करते होंगे ताकि अगेन उस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का, स्लैब रेट का बेनिफिट दोबारा मिल जाए, क्योंकि जो एचयूएफ होता है इसके ऊपर भी हमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है, इसके ऊपर भी हम स्लैब रेट लगा सकते हैं। तो स्लैब रेट का बेनिफिट पहले इंडिविजुअल लेगा, फिर एसेट ट्रांसफर कर दिया तो जो इनकम है उसके ऊपर दोबारा से ले लेगा यहां पर। तो इसलिए ये वाला प्रोविजन डाला गया ताकि लोग गलत फायदा ना उठाए कि जो भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, वो रिसीव तो करेगा एचयूएफ लेकिन टैक्सेबल हो जाएगा उस इंडिविजुअल के हाथ में। अब जरा समझो, यहां पर एक हमारा स्पेशल केस आता है। ये स्पेशल केस क्या है? सुनो, आपको बताता हूं कि ये स्पेशल केस क्या है। ये स्पेशल केस कहता है कि जब मैंने पहले एक इंडिविजुअल ने, जरा समझना मेरे साथ, जब इंडिविजुअल ने एक एसेट एचयूएफ को ट्रांसफर किया तो आगे चलकर उस पर जो भी इनकम हुई वो इनकम उस एचयूएफ के हाथ में रिसीव होगी लेकिन टैक्सेबल हो जाएगी हमारे हाथ में। ठीक है जी, ये हमने पहले पढ़ लिया। अब लेटर ऑन जाकर मान लो कि उस एचयूएफ का हो जाता है पार्टीशन। अगर उसका पार्टीशन हो जाता है तो मुझे एक बात बताओ, पार्टीशन होने पर क्या होता है? पार्टीशन होने पर उसके जितने भी को पार्टनर होते हैं उसके अंदर सारे के सारे एसेट डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो मान लो कि जो एसेट थे एचयूएफ के पार्टीशन होने पर जो एसेट थे वो सारे के सारे उस इंडिविजुअल के बीच में बांट दिए, उस इंडिविजुअल के स्पाउस को भी कुछ बांट दिया। मान लो कि 2-3 और लोग थे उनको भी बांट दिया। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो, मान लो मैंने जब एसेट ट्रांसफर किया था तो मैंने उसको किया था मान लो 1 करोड़ की, मैंने उसको एफडी ट्रांसफर कर दी थी। 1 करोड़ की एफडी पर जो उसको इंटरेस्ट आता था 7 लाख का, उस 7 लाख का इंटरेस्ट मिलता था एचयूएफ को लेकिन हमारे हाथ में टैक्सेबल होता था। ठीक है जी। अब आगे चलकर एचयूएफ का पार्टीशन हो गया। पार्टीशन होने पर एचयूएफ के पास जो 1 करोड़ की जो एफडी थी वो उसने सारे के सारे को पार्टनर के बीच में बांट दी। एंड यहां पर है हमारा इंडिविजुअल, यहां पर है हमारी इंडिविजुअल की स्पाउस, एंड यहां पर है बाकी 2 कोई ऐरे गहरे लोग, रैंडम लोग कोई होंगे, हमारे चाचा या हमारे बच्चे वगैरह कुछ होंगे। तो जरा समझो, एक करोड़ के एसेट अब सब में बट गए। तो मान लो 1 करोड़ के एसेट सब में बटे तो सबके पास 25 लाख आए, इधर भी 25 लाख, इधर भी 25 लाख, इधर भी 25 लाख। अब मान लो इन्होंने आगे फर्दर इसको इन्वेस्ट कर दिया, फर्दर इन्वेस्ट करके और इनकम कमाई इसके ऊपर। तो मान लो इसने और एफडी करा दी इसके ऊपर एट 7%, इसने भी एफडी करा दी एट 7%, इन्होंने भी करा दी होगी। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो ये जो एफडी कराई है इसने 7% पर, इस पे इनको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट बनेगा बताओ? 25 लाख का 7% करो एक बारी, ये आना चाहिए आपका 1,75,000 रुपीज, 1,75,000 रुपीज। अब जरा समझो, हमारे इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि हमने पहले जो प्रोविजन पढ़ा था एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस, जरा समझो, एसेट ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, जो कि हमारा इनडायरेक्ट ट्रांसफर बनता था। क्या ये ट्रांजैक्शन भी हमारे वैसे नहीं है? ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ये भी तो हमारी इनडायरेक्ट ट्रांसफर है। जब आपने पहले एसेट को एचयूएफ को दिया, उसके बाद आपने एचयूएफ का बंटवारा कर दिया एंड कुछ एसेट आपने अपने स्पाउस को दे दिया, तो दिस इज एन इनडायरेक्ट ट्रांसफर जो कि आप अपने स्पाउस को करते हो। तो स्पाउस को डायरेक्टली ट्रांसफर करते हो तो क्लबिंग लग जाती है। यहां पर आप कुछ इनडायरेक्टली आप ट्रांसफर कर रहे हो तो यहां पर भी तो क्लबिंग लगनी चाहिए ना। ये जो 25 लाख का आपने ट्रांसफर किया है इनडायरेक्टली, इसके ऊपर जो स्पाउस इनकम कमाएगी वो स्पाउस वाली इनकम भी आपके हाथ में ही क्लब हो जानी चाहिए, राइट। तो ये जो 175,000 स्पाउस ने कमाया है ये भी हमारे हाथ में ही जाएगा। दिस विल ऑल्सो बी टैक्सेबल इन आवर हैंड्स ओनली, एंड हमारे हाथ में टोटल 3,50,000 की इनकम टैक्सेबल होगी। आई होप ये क्लियर है सारा। ठीक है जी। तो हमारा क्लबिंग के चैप्टर के सारे पॉइंट हो चुके हैं। अब कुछ हमारे यहां पर अदर पॉइंट्स हमारे यहां पर आते हैं, आओ देखते हैं उनको भी क्या है। देखो कुछ अदर पॉइंट हमारे एक्स्ट्रा यहां पर आते हैं। सबसे पहली बात कि जो हमने क्लबिंग के अंदर सीखा है कि जैसे एक जस्ट सेकंड, हाँ, जो हमने क्लबिंग के अंदर सीखा है, एक इंडिविजुअल अपने स्पाउस को एसेट ट्रांसफर करता है, फिर उसके ऊपर जो इनकम होती है वो मिलती स्पाउस को है लेकिन टैक्सेबल हो जाती है हमारे हाथ में। अब ये जो हमारी इनकम हमने टैक्सेबल करी है हमारे हाथ में, दिस इज द प्राइमरी इनकम।
दिस इज द प्राइमरी इनकम। अब मान लो स्पाउस ने इस प्राइमरी इनकम को आगे चलकर फर्दर इन्वेस्ट कर दिया एंड फर्दर एक और सेकेंडरी इनकम कमाई। सेकेंडरी इनकम भी एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। तो क्या ये सेकेंडरी इनकम भी हमारे हाथ में क्लब होनी चाहिए क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट, नहीं होनी चाहिए। जो प्राइमरी इनकम होती है सिर्फ वही आपके हाथ में क्लब करी जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी वाइफ को मान लो मैंने डिबेंचर गिफ्ट करे, ठीक है जी। अब डिबेंचर मैंने उसको गिफ्ट करे, या चलो डिबेंचर छोड़ो, मैंने अपनी वाइफ को लैंड गिफ्ट किया, मान लो लैंड गिफ्ट किया। लैंड गिफ्ट करने पर उसको हुआ कैपिटल गेन, वो कैपिटल गेन मेरे हाथ में टैक्सेबल हो गया। अब आगे चलकर उस कैपिटल गेन से उसने शेयर खरीद लिए एंड शेयर पे अब उसको डिविडेंड आता है, तो वो जो सेकेंडरी इनकम है डिविडेंड वाली, वो मेरे हाथ में क्लब नहीं होगी। जो प्राइमरी इनकम है सिर्फ वही क्लब करी जाती है। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी सेकेंडरी इनकम की, वो चीज माइनर के केस में नहीं होती। माइनर के केस में ध्यान रखना है, माइनर जो होता है, माइनर के केस में, चलो आपको दिखाते हैं दोबारा, माइनर के केस में अलग चलता है। माइनर के केस में जो आपकी प्राइमरी इनकम होती है, अगर वो जो 3 एक्सेप्शन थी हमारी, मैनुअल वर्क, स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज या फिर डिसेबिलिटी, अगर इससे नहीं हो रही तो फिर टैक्सेबल कर दो पेरेंट के हाथ में प्राइमरी इनकम। अगर इन 3 एक्सेप्शन से हो रही है तो फिर टैक्सेबल कर दो माइनर के हाथ में। लेकिन सेकेंडरी इनकम जो होती है वो हमेशा हमेशा टैक्सेबल होती है पेरेंट के हाथ में, क्योंकि माइनर जो होता है, माइनर बेचारा छोटा बच्चा है, उसकी सारी इनकम, दुनिया भर की इनकम, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, वो सारी की सारी पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल होती है। अगर प्राइमरी इनकम उन 3 एक्सेप्शन से है तो माइनर के हाथ में टैक्सेबल करो, नहीं तो सारी की सारी इनकम आप पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल कर दो। ठीक है जी, ये हो गया हमारा लास्ट। अच्छा, एक चीज और, अगर मान लो मैंने अपने स्पाउस को एसेट ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के बाद उसने उस एसेट से इनकम नहीं कमाई बल्कि एसेट ही बेच दिया प्रॉफिट में, तो एसेट ही बेच दिया प्रॉफिट में, जो प्रॉफिट हो, जो कैपिटल गेन हुआ, क्या वो भी इनकम है? द आंसर इज यस, वो भी इनकम है, वो भी मेरे हाथ में ही क्लब करी जाएगी। एक चीज और समझना, क्या इनकम का मतलब लॉस भी होता है? कि मान लो मैंने लॉस कमा लिया, मान लो मैंने एसेट दिया स्पाउस को लॉस हो गया, तो क्या लॉस भी मेरे हाथ में क्लब किया जाएगा? द आंसर इज यस, किया जाएगा। इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया होता है बिजनेस का, कि मैंने अपनी वाइफ को मान लो गिफ्ट दिया, एज अ कैश मैंने गिफ्ट दिया, उसने कैश को यूज कर लिया बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर लॉस हो गया, तो लॉस जो होता है, लॉस भी मेरे हाथ में ही क्लब किया जाएगा। लॉस को बिल्कुल आपने इनकम की तरह ही आपने ट्रीट करना है। एक चीज और समझना, कभी कभी क्या होता है कि हम अपने एसेट की फॉर्म चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, अगेन वो एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंडिविजुअल है, स्पाउस है। अब जरा समझो, इंडिविजुअल है, स्पाउस है, मान लो मैंने इसको मैंने कुछ शेयर्स दिए, मान लो किसी कंपनी के, ठीक है जी, शेयर दिए, मैंने इसको बोला कि तुम ये लो शेयर्स लो एंड इसके ऊपर डिविडेंड कमाना, जो डिविडेंड की इनकम होगी वो तुम मेरे हाथ में टैक्सेबल कर देना। लेकिन जिस कंपनी के शेयर्स थे वो कंपनी बड़ी निकम्मी कंपनी निकली, मान लो जो कंपनी थी, कंपनी ने बोला कि आप एक काम करो, जो शेयर है मुझे दे दो एंड मैं आपके शेयर्स को कन्वर्ट करके इसको डिबेंचर बना देती हूं, ऐसा बोला कंपनी ने, डिबेंचर्स। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर हमारे एसेट की फॉर्म चेंज हो गई? द आंसर इज यस। एसेट पहले शेयर दिए थे हमने, अब वो डिबेंचर के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये जो डिबेंचर पर अब इंटरेस्ट आएगा ना, वो इंटरेस्ट बताओ क्या क्लब करा जाएगा कि नहीं करा जाएगा? द आंसर इज यस, करा जाएगा। ये इंटरेस्ट जो है, इवन दो फॉर्म चेंज हो चुकी है, स्टिल वो इंटरेस्ट जो है वो हमने दिया था उसको, एसेट हमने दिया था, तो हमारे हाथ में क्लब करा जाएगा। राइट, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच कन्वर्टेड एसेट विल आल्सो बी क्लब्ड। एक चीज और समझना, ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन का पॉइंट क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगेन ये एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि इंडिविजुअल है, स्पाउस है, इंडिविजुअल है, स्पाउस है। अब जरा सुनो, इंडिविजुअल है, स्पाउस है, यहां पर हमारा जो प्रोविजन है वो कहता है कि क्लबिंग के प्रोविजन तब लगेंगे जब हम ट्रांसफर करते हैं विदाउट कंसिडरेशन या फिर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, या तो विदाउट या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए करते, तभी क्लबिंग के प्रोविजन लगते हैं, नहीं तो नहीं लगते। और राइट, उसके बाद जो इनकम होती है वो हमारे हाथ में टैक्सेबल कर दी जाती है, ये हमने सीखा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैंने ये जो ट्रांसफर किया है ये मैंने किया है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, यानी कि प्यार मोहब्बत में उसने ट्रांसफर किया है। एंड कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मैंने ट्रांसफर किया है, मेरी स्पाउस मुझे उसके बदले में काफी प्यार मोहब्बत देती है, तो ये जो मुझे देती है, दिस इज माई एडिक्वेट कंसिडरेशन, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए मैंने ट्रांसफर किया है, दिस इज एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो यहां पर हमारे किसी कोर्ट की, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट की या फिर किसी स्टेट कोर्ट की थी, किसी की रूलिंग यहां पर आई थी, सुप्रीम कोर्ट की थी आई थिंक, कि ये जो आपका नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए आप जो ट्रांसफर करते हो उसको आपने एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं मानना। वो कंसिडरेशन है, ठीक है, मान लिया, बट दैट इज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो एक काम करो ना, इनएडिक्वेट है तो क्लबिंग फिर भी लगा दो। तो जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है दैट इज कंसिडर्ड, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज एडिक्वेट कंसिडरेशन, वहां पर आपको क्लबिंग का प्रोविजन लगाना है। राइट, सेम यहां पर मैंने एग्जांपल लिख रखा है। राइट, अब लास्ट वाला पॉइंट क्या है, देखो ये पॉइंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं
कि जब एक इंडिविजुअल अपने स्पाउस को मनी देता है तो मनी देने के बाद स्पाउस ने उस मनी को अगर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया तो उस बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हमारे हाथ में क्लब कर दिया जाएगा। राइट, वो हमारे हाथ में क्लब होता है। लेकिन कैसे करना है, सबसे पहले देखो, आप एक काम करो, ले लो इनकम ऑफ द बिजनेस इन द प्रीवियस ईयर, कितनी इनकम या फिर लॉस कमाया पहले वो ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो कि कितना अमाउंट हमने गिफ्ट किया था स्पाउस को उससे, फिर डिवाइड कर दो कि कैपिटल ऑफ द बिजनेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर कितना था। लेकिन ध्यान रखना यहां पर ये जो लाइन लिखी है मैंने, अमाउंट गिफ्टेड बाय एसएससी, कि आपने कितना गिफ्ट किया है स्पाउस को, ये जो गिफ्टेड अमाउंट है ये आपका इंक्लूड होना चाहिए ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर के अंदर, कैपिटल के अंदर। जो आपका प्रीवियस ईयर का फर्स्ट डे है दैट इज 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर, उस दिन में आपका ये गिफ्टेड अमाउंट कैपिटल के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, मान लो एक दिन भी डिले हो गया, मान लो 2 अप्रैल हो गया या मान लो 10 अप्रैल हो गया, तो फिर आपको क्लबिंग नहीं करनी, तो फिर अगले साल से क्लबिंग करना स्टार्ट करना। अच्छा, एक चीज और, ये जो नीचे वाली लाइन लिखी है कैपिटल ऑफ द बिजनेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, ओपनिंग कैपिटल, नीचे आपने जब डिवाइड करना है तो आपने यहां पर ओपनिंग कैपिटल लेना है। अगर मान लो कि एसएससी ने या फिर स्पाउस ने बिजनेस के अंदर और कुछ इन्वेस्ट किया साल के अंदर, मान लो हर महीने कुछ कुछ कैपिटल और डाला, या मान लो 3 लाख 4 लाख और इन्वेस्ट कर दिए, तो उसको इग्नोर करना है। आपने देखना है कि फर्स्ट डे में मेरा कितना कैपिटल था बिजनेस के अंदर, राइट, उसके बेसिस पर आपने कैलकुलेशन करनी है। फिर जो आपका अमाउंट आएगा दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर इनकम, दैट विल बी क्लब्ड विद यू, राइट। ये था हमारा क्लबिंग का चैप्टर। आई होप ये रिवीजन आपके काफी ज्यादा काम आई होगी, राइट। अगर आपको हमारे रिवीजन लेक्चर अच्छे लगते हैं, हमारे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है, तो जरूर हमारी क्लासेस को भी चेकआउट करना। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।